असली आज़ादी तब पूरी होती है जब देश अपनी कठिन सीमाओं और दुर्गम भूगोल को तोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ता है। चाहे वो कश्मीर का दुर्गम रेल संपर्क हो, उत्तराखंड की ऑल वेदर सड़कें हों या गुजरात और राजस्थान के रेगिस्तान तक पहुंचा नर्मदा का पानी। सोचिए, जिस कश्मीर के लोगों ने दशकों तक रेल कनेक्टिविटी का इंतजार किया, आज उसी कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज खड़ा है, चिनाब ब्रिज। लेकिन इस पुल की सबसे बड़ी कहानी इसकी ऊंचाई नहीं है। इसकी सबसे बड़ी कहानी वो कश्मीरी परिवार है जिनके लिए देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचना अब पहले से कहीं आसान हुआ है। वो छात्र, वो व्यापारी, वो मरीज, वो टूरिस्ट और वो आम परिवार जिसके लिए रेलवे अब सिर्फ नक्शे पर बनी कोई लाइन नहीं, बल्कि जिंदगी से जुड़ी एक नई कनेक्टिविटी है। चिनाब ब्रिज और यूएसबीआरएल ने कश्मीर को ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा है दोस्तों। और इसीलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि भारत ने ये पुल कब बनाया, सवाल ये है इसे बनाने में इतना वक्त क्यों लगा। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि अंग्रेज चले गए और तिरंगा हमारे हाथ में आ गया। आज़ादी का असली मकसद तब पूरा होता जब भारत का आखिरी गांव भी उस सुविधा तक पहुंचता जो एक नागरिक का हक है। सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, रेल, अस्पताल और एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी माँ को अपने बच्चे के लिए बुनियादी सुविधा मांगने के लिए किसी के सामने हाथ ना जोड़ना पड़े। इसीलिए कश्मीर के बाद जरा उत्तराखंड के पहाड़ों में जाइए। वहाँ के लोगों के लिए एक सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती। पहाड़ में सड़क का मतलब है बच्चा समय पर स्कूल पहुँच सके, मरीज समय पर अस्पताल पहुँच सके, किसान अपना सामान बाजार तक ले जा सके और बारिश या बर्फबारी के बीच गांव देश के बाकी हिस्से से पूरी तरह कट ना जाए। चार धाम ऑल वेदर रोड जैसी प्रोजेक्ट्स ने इसी कनेक्टिविटी को मजबूत करने की एक कोशिश की है। अब जरा गुजरात के कच्छ तक चलिए, वो जमीन जहां पानी की कमी सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं थी। पानी का मतलब खेती है, पानी का मतलब पशुपालन है, पानी का मतलब घर है, पानी का मतलब भविष्य है, जीवन है। सरदार सरोवर डैम और नर्मदा का पानी गुजरात के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश इसी कहानी का हिस्सा रही है। यहां तक कि नर्मदा का पानी कच्छ की तरफ भी ले जाया गया। आज के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट करीब 18 लाख हेक्टेयर जमीन को इरिगेशन सपोर्ट देता है और हजारों गांवों तक कई अर्बन सेंटर्स को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है। जहां पानी का हर बूंद ज्यादा कीमती है, जहां दूरी और सूखा दोनों मिलकर जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं। नर्मदा मेन कैनाल गुजरात से राजस्थान में 74 किलोमीटर आगे जाती है और बाड़मेर और जालोर के इलाकों में इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाती है। इसकी क्षमता राजस्थान में 2,46,000 हेक्टेयर्स के फुल कमांड एरिया को इरिगेट करने की है। यानी जिस रेगिस्तान में पानी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई था, यहाँ नहर के जरिए पानी खेत तक पहुंचने का मतलब सिर्फ इरिगेशन नहीं, पूरी इकोनॉमिक लाइफ बदलना है। यानी इंफ्रा की कहानी सिर्फ दिल्ली की चमकती दमकती रोड्स या बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स की कहानी नहीं है। ये उन परिवारों की कहानी है जिन्हें अब बुनियादी सुविधाओं की आज़ादी मिली है। लेकिन सवाल ये है, आज़ादी के 7 दशक बाद भी भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार क्यों कर रहा था। और इसी वजह से आज जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसे सिर्फ फैक्ट्रीज, एक्सप्रेसवेज या सेमीकंडक्टर प्लांट्स तक सीमित करना गलत होगा। इंफ्रा का मतलब उस महिला के लिए भी है जो सुबह जल्दी इसीलिए उठती थी ताकि सवेरे की रोशनी से पहले शौच कर सके। इंफ्रा का मतलब उस परिवार के लिए भी है जिसके घर तक पानी की पाइपलाइन नहीं थी और जिसकी महिलाएं रोज सिर पर मटका रखकर दूर से पानी लाती थी। इंफ्रा का मतलब उस गांव के लिए है जहां सड़क ना होने के कारण बारिश में एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल था। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब उस बच्चे के लिए भी है जिसके गांव तक रेलवे लाइन पहुंचना सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक सपना था। यही वजह है कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि इस देश के किन चीज़ों से आज़ादी मिलने में 70 साल लग गए। आज जल जीवन मिशन के जरिए ग्रामीण घरों तक टैप वाटर पहुंचाने का अभियान चल रहा है और इसका लेटेस्ट ऑफिशियल फिगर शायद सबसे बड़ा बदलाव बताता है। 18 जुलाई 2026 तक देश के 19.36 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स में से 15.89 करोड़ यानी 82.09% हाउस होल्ड्स तक
टैप वाटर सप्लाई पहुंचने की सूचना है। यानी 2019 में जहां सिर्फ 3.23 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स यानी 16.71% के पास टैप वाटर कनेक्शन था, वहीं अब 12.66 करोड़ से ज़्यादा एडिशनल हाउसहोल्ड्स इससे जुड़ चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने रूरल सैनिटेशन को नेशनल प्रायोरिटी बनाया। 2014 में रूरल सैनिटेशन कवरेज करीब 39% थी, जो 2019 में 100% रिपोर्टेड कवरेज तक पहुंच गई है और जून 2026 तक 12.14 करोड़ से ज़्यादा हाउस होल्ड टॉयलेट्स और 2.76 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस पूरे किए जा चुके हैं। 5.69 लाख से ज़्यादा विलेजेस ODF प्लस घोषित किए जा चुके हैं। एक महिला के लिए घर में टॉयलेट का मतलब सिर्फ एक कमरा नहीं होता, इसका मतलब है उसे रात होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसे खेतों या सुनसान जगहों पर जाने का डर नहीं रहेगा। एक परिवार के लिए घर में टैप वाटर का मतलब सिर्फ नल से निकलता पानी नहीं होता दोस्तों, इसका मतलब है कि उसकी बेटी या उसकी माँ का दिन पानी ढोने में नहीं जाएगा। और ये बेड़ियाँ सिर्फ शहरों और गाँवों में नहीं है, हमारी सीमाओं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, जहां एक सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती बल्कि हमारे जवानों तक रसद और रीइंफोर्समेंट पहुंचाने का रास्ता होती है, जहां एक ब्रिज सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी होती है। और आज इसका स्केल भी देखिए, जनवरी 2026 तक BRO ने बॉर्डर और इनएक्सेसिबल एरियाज में 64,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स, 1,179 ब्रिजेस, 7 टनल्स और 22 एयरफील्ड्स बनाए हैं। सिर्फ 2024 और 2025 में BRO ने 250 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेडिकेट किए। यही वो बेड़ियां हैं जिससे भारत को आज़ाद होना था। और रेलवेज की बात यहाँ खास तौर पर करनी होगी, क्योंकि रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिक अधिकार था तो इतने दशकों तक करोड़ों भारतीयों को इसके लिए क्यों इंतजार करना पड़ा? क्योंकि जिस देश में एक माँ को पानी के लिए मीलों चलना पड़े, वहाँ GDP का बड़ा आंकड़ा उसके जीवन की पूरी तस्वीर नहीं बताता। आज भारत उस तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रहा है और शायद यही वो आज़ादी है जिसका इंतज़ार भारत ने बहुत लंबे समय तक किया। यही वो सपना है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने 70 साल तक देखा, जो हमारे समय में पूरा हुआ। पुल, सड़कें और नल से जल, ये सिर्फ कंक्रीट और पाइपलाइन का ढांचा नहीं है, ये आम भारतीय के स्वाभिमान की नींव है और इसी नींव पर खड़ी होती है आर्थिक आजादी। एक ऐसा भारत जहां दलालों और लीकेज का दौर खत्म हो चुका है, जहां DBT से सीधे खाते में हक पहुंचता है और जहां देश आयात करने के बजाय खुद मोबाइल और रक्षा उपकरण बना रहा है। आइए इस सिस्टम पर निर्भरता से मुक्ति की असली परिभाषा को समझें। आज जब हम आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, तब एक सवाल ये भी उठता है कि आर्थिक तौर पर आम भारतीय के लिए असली आज़ादी क्या है। देखिए, एक आम भारतीय के लिए आज़ादी का अर्थ है जब सरकारी तंत्र पर उसकी निर्भरता निरंतर कम होती जाए, जब उसका हक उस तक बिना बिचौलिए के, बिना भ्रष्टाचार के पहुंचे। 2014 से पहले देश में मोबाइल फोन बनाने की सिर्फ 2 यूनिट्स थी और करीब 78% मोबाइल आयात होते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन चुका है, जहां 300 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सक्रिय हैं। 12 मई 2020 को शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी सोच को आगे बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर यही असली आज़ादी है। सिस्टम पर निर्भरता से मुक्ति, ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, दुनिया में प्रतिस्पर्धा की आज़ादी, आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के सतह खड़ा होना ही आर्थिक आज़ादी है।